सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, सबको वेलकम करता हूं। देखिए, दोपहर में थोड़ा लेट हो जाता है, इसके लिए सॉरी। बाकी ये निश्चिंत रहे कि आपका दोपहर में सेकेंड ईयर का वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 बजे से लेकर आपके 3-4 बजे तक जो है आपके वीडियो हर हाल में आ ही जाएंगे। समझ गए चीज़ को? ये चीज़ें ध्यान में रखिए, चूँकि दोपहर में थोड़ा सा समस्या होता है, जिसके कारण से बनाने में थोड़ा देरी हो जाता है। ओके, बाकी चलिए, आज का वीडियो है आपका, जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले मैं आपका जो चारों सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, वो मैं एक वीडियो कर चुका हूँ डिफिनीशन का। ओके, तो अब इस सप्ताह में 2 दिन बचता है, आज और सैटरडे को। तो ये 2 दिन हम 2-2 सब्जेक्ट एक दिन में करेंगे। जैसा कि आज हम लोग जो है MSN 1 और 2 के कुछ डिफिनीशन को शामिल किए हैं, जिसमें MSN 1 का भी है और MSN 2 का भी है। ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, आज हम बताते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, बाकी हम समझाएंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए, प्रश्न को समझ लेंगे तो लिखना आसान होता है, और लिखने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कल जो है आज MSN 1 और MSN 2 का है, मीन्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और 2 दोनों का इंक्लूड किए हैं कुछ डिफिनीसन। कल जो लेकर आएंगे वह मेंटल हेल्थ का और चाइल्ड हेल्थ का दोनों से होगा। ओके, क्योंकि हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 2 दिन में भी तो कुछ हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट से, और अगला सप्ताह आपका लास्ट होगा डिफिनीसन के। उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहला जो प्रश्न है वो है डायलिसिस के ऊपर। देखिए, डायलिसिस क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, ये मत समझिएगा कि MSN 1 अलग है तो उसका अलग क्वेश्चन पूछेगा, MSN 2 अलग है तो इसका अलग क्वेश्चन पूछेगा। MSN 1 का 2 में भी पूछ लेता है और 2 का 1 में भी पूछ लेता है। समझ गए ना? मतलब बड़ा होने के कारण दोनों को अलग अलग पार्ट कर दिया है, दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया है। लेकिन रहा सवाल पूछने की बात, तो 1 का 2 में भी पूछता है, 2 का 1 में भी पूछता है। आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, हम MSN 1 का पहले बता रहे हैं। MSN 1 का बताएंगे कुछ प्रश्न, उसके बाद MSN 2 आएगा तो हम बता देंगे कि ये MSN 2 का है, ठीक है। चलिए, बाकी देखिए डायलिसिस क्या होता है। तो देखिए, डायलिसिस एक जो है आपका उपकरण होता है, मशीन होता है, जिसके द्वारा जो है क्या किया जाता है कि व्यक्ति के जिसका किडनी खराब हो गया रहता है, उसके ब्लड को प्यूरिफायर करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। समझ गए? जिससे जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको दाब और विसरण के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और वही डायलिसिस होता है। ओके, चलिए, डायलिसिस के बारे में समझ गए कि यह ब्लड को शुद्ध करता है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को दाब और विसरण के द्वारा बाहर निकालता है। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए पर्दा आप लोग बहुत सुने हैं। इन्फ्लामेशन और आइटिस वाला जो हम पहले बताए थे कि आइटिस क्या होता है, हम बता देंगे। तो आज आइटिस के बारे में समझ लीजिए। देखिए, यह जीवित ऊतकों की किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाली स्थानीय प्रतिक्रिया है। मतलब समझिए, शरीर के आपका किसी भी अंग में चोट लग गया या फिर वहाँ पे संक्रमण हो गया, ठीक है, जैसे दाद, खाज, खुजली या फिर कुछ और भी संक्रमण होता है, जिससे वहाँ सूज जाता है, घाव टाइप से हो जाता है। समझ गए ना? और चोट लगने से भी जो है क्या होता है, वहाँ का ऊतक पर जो है प्रभाव पड़ता है, ऊतक नष्ट होता है, ऊतक का मृत्यु हो जाता है, जिससे वहाँ एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। प्रतिक्रिया कहा जाए तो वहाँ पे सूजन होना, दर्द होना, ठीक है, लाल होना, ये सब प्रतिक्रिया होता है, जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। शरीर के किसी अंगों में होने वाली पर्दाही स्थिति को अनुलग्न सफिक्स आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। शरीर में किसी भी शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें आइटिस हम जोड़ देते हैं, तो वह जो है इन्फ्लामेशन उस अंग का हो जाता है। समझ गए? जैसे अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, त्वचा का, तो त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डर्मा कहते हैं त्वचा, और उसमें आइटिस लगा देंगे तो डर्माटाइटिस हो जाएगा, मीन्स त्वचा का रोग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और सारे जो रोग होते हैं, जैसे टॉन्सिल है तो टॉन्सिल में आइटिस जोड़ देंगे तो टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। जैसे मस्टोइड बोन होता है ना, तो उसमें आइटिस जोड़ देंगे तो मस्टोआइटिस हो जाता है। तो इस प्रकार से आइटिस जोड़कर इन्फ्लामेशन को दर्शाया जाता है। और इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो शरीर के किसी भी स्थान पर ऊतक में होने वाले प्रतिक्रिया होता है, जो चोट या संक्रमण के कारण वहाँ पे होता है। समझ गए? चलिए, पर्दा समझ गए? ठीक है। चलिए,
अब देखिए आपसे शॉक के बारे में, आघात के बारे में पूछा जाएगा। शॉक मीन्स क्या होता है? आघात, बेहोशी हो जाना, ठीक है। तो ये शॉक जो होता है, आघात जो है, कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से लगता है, जो कि आपको पूछेगा भी 5 या 10 नंबर में कि आघात क्या होता है, आघात का प्रकार लिखे और आघात का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखे, ठीक है। तो समझिए अभी आघात के बारे में समझते हैं। तो आघात का नॉर्मली समझ लीजिए बेहोशी छाना, ठीक है, अचेतन होना पेशेंट को, वही शॉक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग शॉक है, जैसे यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक है, यह भी शॉक का एक प्रकार ही है। तो कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि हृदय से संबंधित अगर किसी को रोग है और उससे होने वाला जो शॉक लगेगा वह कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है। जैसे हृदय का बीमारी, हृदय में चोट लगना, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, एमआई, ये भी हृदय का रोग है, इसको शॉर्ट में हार्ट अटैक कहते हैं। इसके कारण शरीर के रक्त प्रवाह में कमी होने से हृदय में जो शॉक उत्पन्न होता है वही कार्डियोजेनिक शॉक होता है, समझ गए। मतलब सीधा समझिए कि हृदय से संबंधित वैसा समस्या जिससे शॉक उत्पन्न होता हो, आघात लगता हो, वही कार्डियोजेनिक शॉक होता है। ओके, चलिए समझ गए। बाकी ये सबको डिटेल में पढ़ना है, पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है। अब समझिए वॉल्यूमिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। अब किसी भी तरल चीज़ को हम वॉल्यूम में ही रखते हैं, वॉल्यूम में ही मापते हैं। तो ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है यह आपके तरल से रिलेटेड है। शरीर में जो तरल होता है वह तरल के कमी होने से जो शॉक लगता है उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं, ठीक है। ये शॉक जो होता है, शरीर में तरल क्या होता है, या तो एक होता है आपका ब्लड होता है, वो भी तरल रूप में होता है, या फिर कुछ ऐसे तरल भी है शरीर में जो हमारे ऊतकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे जल वगैरह की मात्रा हो गया, प्लाज्मा वगैरह है और रक्त वगैरह है। तो इसमें किसी न किसी कारण से अगर इसमें कमी आता है तो उससे जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है। मतलब वॉल्यूम में कमता है, तरल का वॉल्यूम कम जाता है और हद से ज़्यादा कमने से शॉक लग जाता है। ओके, चलिए एनाफाइलैटिक शॉक क्या होता है। ये सब शॉक का प्रकार है, अभी याद कर लीजिएगा तो उस समय आसान होगा कि शॉक के ये प्रकार है, ठीक है। देखिए एनाफाइलैटिक शॉक क्या होता है। देखिए किसी भी गंभीर एलर्जी रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला शॉक एनाफाइलैटिक शॉक कहलाता है। अब किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, समझ गए। अब किसी भी विषय वस्तु या किसी भी चीज़ से एलर्जी किसी को हो सकता है, तो उसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को एलर्जी है और यह एलर्जी इतना ज़्यादा उसको अटैक करता है कि वह व्यक्ति शॉक हो जाता है, शॉक में चला जाता है, आघात लग जाता है, तो यह एलर्जी से होने वाला शॉक जो होता है वही एनाफाइलेटिक शॉक कहलाता है। समझ गए चीज़ को, चलिए अब यहाँ पे देखिए सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक के मतलब होता है कुछ ऐसे संक्रमण होने से यह शॉक लगता है। जैसे यह गंभीर संक्रमण, देखिए शॉक जब लगता है जब उस स्थिति में गंभीर चला जाता है व्यक्ति। जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखे हैं, मतलब तरल तो कम होगा लेकिन गंभीर कमी आ जाएगा, तरल में थोड़ा मोड़ा नहीं, कम गंभीर कमी होने के कारण जो है वह शॉक लगेगा, वह हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। इसी प्रकार से जिस भी शॉक आपको पूछेगा उसमें गंभीर समस्या ही वो जो है शॉक का कारण बनता है। समझ गए चीज़ को। जैसे यहाँ पे सेप्टिक शॉक है, तो सेप्टिक शॉक का मतलब होता है कि संक्रमण से होने वाला शॉक। तो नॉर्मल संक्रमण से ऐसा थोड़ी ना है कि आघात लग जाएगा शॉक लग जाएगा, मतलब गंभीर संक्रमण, अत्यधिक गंभीर संक्रमण के कारण जो शॉक उत्पन्न होता है, जो शॉक लगता है उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का संक्रमण, ठीक है, श्वसन तंत्र का संक्रमण, आरटीआई का संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इस समय गंभीर संक्रमण होगा तो सेप्टिक शॉक लगता है, व्यक्ति को आघात लगता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक और शॉक के प्रकार है, न्यूरोलॉजिकल शॉक है। अब नाम से स्पष्ट है, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि न्यूरॉन मतलब क्या होता है, तंत्रिका। तो जो तंत्रिका तंत्र में नुकसान पहुँचने से जो शॉक लगता है, आघात होता है, वह जो है न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे ब्रेन में चोट लगना, तंत्रिका तंत्र का नष्ट होना, ठीक है, एक्सीडेंट होने से ब्रेन में चोट लगना, तो इस कंडीशन में ब्रेन में गंभीर चोट आने से न्यूरोजेनिक शॉक होता है, क्योंकि न्यूरॉन ब्रेन में ही होता है तंत्रिका, और उस तंत्रिका तंत्र में गंभीर नुकसान पहुंचने से, अब यह नुकसान किसी भी चीज़ से हो सकता है, चाहे संक्रमण से हो, चोट से हो, ठीक है, या फिर उसमें उत्तेजना से हो, कुछ भी चीज़ से न्यूरॉन में प्रॉब्लम आएगा और व्यक्ति को शॉक लगेगा तो न्यूरोजेनिक शॉक होगा। ओके, चलिए एकदम आसान से समझिए, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरा बार देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, घात के प्रकार सब हम लोग देख लिए, शॉक के प्रकार सब देख लिए, अब हम लोग एम्बोलिज्म देखते हैं, ठीक है। देखिए
किसी भी तरल गैस या ठोस रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोली कहा जाता है। देखिए, किसी भी तरल गैस या ठोस के रूप में गतिशील पदार्थ को एम्बोली कहा जाता है। एम्बोलिज्म में ही एम्बोली छुपा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो एम्बोली सबसे पहले जानिए क्या होता है। तो एम्बोली वह होता है जो किसी तरल गैस या ठोस के रूप में गतिशील होता है, समझ गए, वह एम्बोली होता है। अब हमें एम्बोलिज्म जानना है तो देख लीजिए, जो किसी भी कारण शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है और रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यह रक्त के वाहिना है, रक्त के नली है, ठीक है। अब इसमें रक्त बह रहा है, लेकिन मान गए किसी न किसी कारण से गैस का थक्का हो या फिर तरल का क्लॉट हो या फिर ठोस का क्लॉट हो, यह जो है क्या होता है, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा और इसमें बह रहे ब्लड को क्या करता है, यह क्या करता है, अवरुद्ध करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। अब यही जो रोकता है, रुकावट पैदा करता है, तो यही जो बनने की प्रक्रिया होती है, इसी को एम्बोलिज्म कहते हैं। समझ गए, समझे क्या समझे कि कोई तरल है, कोई गैस है या कोई ठोस है, इस रूप में कोई ऐसे गतिशील पदार्थ है जो एम्बोली कहलाता है, ठीक है। अब इसी कारण से शरीर के रक्त वाहिनियों में यह प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यह शरीर रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाता है, कोई आउटी कण, ठीक है। अब वह क्या होता है, धीरे धीरे वह ब्लड में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है ब्लड फ्लो में। अब यही ब्लड फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है और ये जो बनता है, जो ब्लड को अवरुद्ध करता है, उसी को एम्बोलिज्म कहते हैं। सीधा समझिए कि ब्लड पाइप में, ब्लड वाहिका में एक ऐसा पदार्थ जो ब्लड को रुकावट करता हो, वही एम्बोलिज्म कहलाता है, ठीक है। 90% जो एम्बोलिज्म होता है, एम्बोली होता है, वह थ्रोम्बस के अपने स्थान से हटने के कारण बनते हैं। मतलब कहीं जमा हुआ रक्त वाहिका में जमे हुए पदार्थ जो है हटता है तो वह रक्त को ही ब्लॉक करता है, तो यही जो है आपका एम्बोलिज्म होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे होम्योस्टेटिस है। होम्योस्टेटिस क्या कहता है, देख लीजिए। मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। होम्योस्टेटिस क्या होता है, शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब हमारा वातावरण है, एक तो हमारा समाज का वातावरण है, एक हमारा आंतरिक वातावरण होता है। तो हमारे शरीर के जो आंतरिक वातावरण है, अब हमारे शरीर में विभिन्न ऑर्गेन शामिल है, तो उसको अगर एक सही वातावरण नहीं मिल पाएगा तो कैसे हमारा ऑर्गेन काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मानव शरीर के जो आंतरिक वातावरण है उसमें स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेटिस कहलाती है। मतलब हमारे शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसको एक स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। समझ गए। चलिए, याद रखिएगा, ऐसा महत्वपूर्ण है। अब आता है लीवर सिरोसिस क्या होता है, बहुत शानदार है लीवर सिरोसिस। देखिए, लीवर सिरोसिस यह यकृत का रोग है। लीवर सिरोसिस, लीवर मतलब यकृत, यह एक लीवर का रोग है जिसमें लीवर का अधिकांश जो हेपेटोसाइट होता है वह नष्ट हो जाता है। मतलब जो यकृत में हेपेटोसाइट होता है वह अधिकांश जो है नष्ट हो जाता है एवं इसके स्थान पर जो है ऊतक फाइबर, ऊतक, कठोर तंतु जो है यकृत पर ठोस के रूप में कड़ा और निर्जीव और कार्यहीन हो जाते हैं। मतलब सीधा समझिए कि हमारा यह जो है क्या है, हमारा एक लीवर है। समझ गए, हमारा एक क्या है, अब हमारा एक लीवर है। समझ गए, ये लीवर है। अब ये लीवर पर होता है कि इसके नॉर्मल जगह पर क्या होता है, हेपेटोसाइट होता है। अब इस हेपेटोसाइट जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद इस पर आउटी पदार्थ, फाइबर और कठोर तंतु और ठोस के रूप में जमा हो जाता है, अलग से पदार्थ। और यह जो है धीरे धीरे क्या होता है, जो लीवर होता है यह कड़ा हार्ड हो जाता है, ठोस रूप में हो जाता है और निर्जीव हो जाता है और कार्य करने में बंद कर देता है लीवर। और यही जो है आपका लीवर सिरोसिस होता है। सीधा समझिए कि लीवर के ऊपर एक ऐसा परत जम जाना जो लीवर को ठोस और कड़ा और निर्जीव और कार्यहीन बना दे, वही लीवर सिरोसिस होता है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें है, बहुत ही ज़बरदस्त है, देख लीजिए। कहता है कोलीलिथियासिस क्या होता है, कोलीलिथियासिस क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कोलीलिथियासिस क्या होता है, बहुत ही शानदार है। ये सब जानने के लिए आपके रियल लाइफ में भी जानना चाहिए, क्लिनिक में काम करेंगे तो यही वर्ड सब आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट वगैरह में, ठीक है। तो समझना ज़रूरी है कोलीलिथियासिस क्या होता है। साथियों, कोलीलिथियासिस जो होता है इसका मतलब है कि जो पित्ताशय होता है, जो गोल ब्लैडर होता है, इसी में जो है पथरी का निर्माण होना, ठीक है ना। आप जानते हैं कि किडनी में पथरी होता है, पित्ताशय में पथरी होता है, मूत्र के रास्ते में जो है पथरी होता है।
तो ये पित्ताशय में पथरी होना कोलीलिथियासिस कहलाता है। इसे हम लोग गॉल स्टोन भी कहते हैं, ठीक है, गॉल स्टोन भी कहते हैं। ओके, समझ गए अभी। बाकी कोलीलिथियासिस अगर कहीं देखिएगा तो समझ जाइएगा कि पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना। ओके, यानी पित्ताशय में पथरी होना, स्टोन होना। अगर नेफ्रोलिथियासिस रहेगा तो समझ जाइएगा कि नेफ्रॉन यानी गुर्दा में स्टोन है। ओके, चलिए आगे हम और बताएंगे, अभी देख लीजिए गुर्दा प्रत्यारोपण क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की शैल क्रिया होती है। देखिए, गुर्दा प्रत्यारोपण मतलब, सीधा मैं समझाता हूँ, गुर्दा प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया हो, कम से कम आदमी को जिंदा रहने के लिए एक किडनी जरूर चाहिए ही चाहिए। एक किडनी पर व्यक्ति जो है चल सकता है, जिंदा रहता है, काम हो पाता है। लेकिन अगर दोनों किडनी जो है पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है तो फिर उस व्यक्ति को जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता है। इसका मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति को अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो उसे एक स्वस्थ किडनी की आवश्यकता होती है। अब वह किडनी उसके जहाँ से भी मिल जाए, वह एक किडनी स्वस्थ किडनी उसको लगाया जाता है। अब यह प्रोसेस एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, इसमें एक सर्जरी होता है। सर्जरी के द्वारा जो है, जो किडनी होता है जो काम करना बंद कर दिया है, उस किडनी के जगह पर एक स्वस्थ किडनी को लगाया जाता है और व्यक्ति जो है एक किडनी के ऊपर भी जो है जिंदा रह सकता है। ठीक है, स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त किया जा सकता है। और जो स्वस्थ किडनी जो किसी व्यक्ति में लगाना है वह किसी स्वस्थ व्यक्ति से या फिर जीवन हो या मृत्यु दाता से, जो मरने वाला हो, उससे यह प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए किडनी, तो ये चीज़ को समझ गए। चलिए, किडनी प्रत्यारोपण यही होता है। ओके, चलिए लिथोट्रिप्सी क्या होता है देख लीजिए। इसमें लेजर किरणों को शॉक वेव्स के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं रीनल स्टोन मतलब गुर्दे के पथरी पर आघात किया जाता है, जिससे स्टोन टूटकर बिखर जाता है एवं मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। सीधा समझिए, लिथोट्रिप्सी एक जो है लेजर होता है, एक वेव्स होता है जिसके द्वारा इसमें एक किरण होता है और यह किरण बहुत ही पावरफुल होता है। जैसा कि जानते हैं, चाहे CT स्कैन का रे हो या फिर एक्सरे का रे हो, ये सब का रे काफ़ी पावरफुल होता है। तो उसी प्रकार से लिथोट्रिप्सी में भी एक रे होता है, किरण होता है, जो क्या करता है, इसमें एक वेव का उपयोग किया जाता है और यह किरण जो है वेव के थ्रू क्या करता है कि जिस भी भाग में गुर्दा के स्टोन बना है उस स्टोन पर इसे जो है क्या किया जाता है, आघात किया जाता है और उस स्टोन को यह किरण जो है तोड़ देता है, तोड़कर जो है मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। यही लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया होता है। समझ गए। चलिए, सिस्टोस्कोपी क्या होता है देख लीजिए। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, तो जब पथरी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो तो मूत्र द्वार के रास्ते में कैमरा युक्त स्कोप अंदर डाला जाता है एवं स्टोन को पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। नॉर्मली समझिए, सिस्टोस्कोप जो होता है यह जो है मूत्राशय जो होता है उसका परीक्षण करने के काम में आता है सिस्टोस्कोप। ठीक है, मूत्र से संबंधित मूत्र नली हो गया या मूत्राशय हो गया, इसके परीक्षण में सिस्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ओके, दूसरी भाषा में इसका उपयोग एक जगह और किया जाता है। अगर मान गया किसी को मूत्राशय में या फिर मूत्र नली में जो है अगर किसी को स्टोन है तो इस सिस्टोस्कोप में जो कैमरा लगा है इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इस कैमरा युक्त जो स्कोप इसमें होता है उस स्कोप को अंदर डालकर यानी यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में डालकर स्टोन जो होता है उसको पकड़कर और इस सिस्टोस्कोप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका काम परीक्षण का भी है और स्टोन देखने का भी इसका काम है। समझ गए। नॉर्मली इसका काम मूत्राशय और मूत्र नली के परीक्षण के लिए होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, BPH क्या होता है, सबसे पहले BPH का फुल फॉर्म जानिए। BPH का फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। मतलब सीधा समझिए कि जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है इसका आकार बढ़ जाना, इसी को हम लोग बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं। यह एक रोग है। किसका रोग है, तो प्रोस्टेट का रोग है, जिसमें जो पुरुष का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है, इसका आकार अधिक बड़ा हो जाता है। मतलब नॉर्मल से प्रोस्टेट का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मूत्र मार्ग होता है वह अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि जानते हैं प्रोस्टेट जो है मूत्र मार्ग के ठीक पीछे है। अब जब प्रोस्टेट ही अधिक बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वह मूत्र मार्ग पर प्रभाव डालेगा, कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा, तो मूत्र मार्ग में भी प्रॉब्लम आएगा। तो यही जो है आपका बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी होता है, जिसे हम लोग प्रोस्टेट के आकार में अधिक बड़ा होने को कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए,
स्ट्रोक क्या होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। स्ट्रोक एक ऐसी, देखिए ये सब के सब बीमारी के बारे में ही अभी आप लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं बीमारी ही है, कहीं ना कहीं एक बीमारी की अवस्था ही है जिसको अभी तक आप लोग देख रहे हैं। और मेडिकल सर्जिकल 1 और 2 में ज़्यादातर बीमारी के बारे में ही, सर्जिकल चीज़ों के बारे में ही और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में ही देखना है, ठीक है। देख लीजिए स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें रोगी के मस्तिष्क में जो रक्त प्रवाह होता है ना, उसमें अचानक से रुकावट के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे मानिए ब्लड फ्लो हो रहा है, आदमी जब तक सांस ले रहा है तब तक उसके बॉडी में कंटिन्यूअस किसी भी पार्ट में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड की कमी थोड़ा देर के लिए भी अगर किसी पार्ट में हो गया तो वह पार्ट में समझिए पैरालाइज हो सकता है, उस पार्ट काम करना बंद कर देगा। क्योंकि हम जानते हैं ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन भी जाता है उस बॉडी के लिए, और तो ही जाके वहाँ का ऊतक और कोशिका जीवित रहता है, जिससे हमारा अंग भी काम करता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो वहाँ का ऊतक कोशिका नष्ट होने लगेगा, और जब नष्ट होने लगेगा तो वह शरीर का अंग काम करना भी धीरे धीरे बंद कर देगा, प्रभावित होने लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्ट्रोक को हम लोग जो है CVA भी बोलते हैं। स्ट्रोक को हम लोग सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, CVA। कहीं कहीं स्ट्रोक को CVA भी लिखा होता है, जब आप लॉन्ग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। स्ट्रोक जब होता है, यह एक ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे ब्रेन में जो ब्लड का प्रवाह होता है ना, उसमें अचानक से ब्रेन में जो है ब्लड प्रवाह रुक जाता है किसी न किसी कारण से। अब जैसे ही ब्लड प्रवाह ब्रेन में रुका, बस ब्लड में और ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, चूँकि ब्लड का प्रवाह ही रुक रहा है। अब ब्लड के प्रवाह रुक गया, ऑक्सीजन रुक जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन रुकेगा तो मस्तिष्क में जो ऊतक है वो क्या होगा, नष्ट होने लगेगा। अब जैसे ही ऊतक नष्ट होने लगेगा तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह समान कार्य क्षमता से प्रभावित होने लगता है, और ब्रेन जो है धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेगा और काम करना बंद कर देगा। तो यही स्ट्रोक होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया। बर्गर डिजीज क्या होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। बर्गर डिजीज यह एक ऐसा रोग है जिसमें छोटी एवं मध्य आकार की जो धमनियां हैं उसमें पर्दा होने से वहां लेसन एवं थ्रोम्बोसोम निर्माण हो जाता है, जिससे प्रभावित अंग को रक्त प्रवाह कम हो जाता है। इससे थ्रोम्बोनाइजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी कहते हैं। देखिए, बर्गर डिजीज जो हमारे शरीर में जो धमनी है, आप लोग जानते हैं केस के आकार का भी धमनी होता है जिसे कैपिलरीज कहते हैं। तो ये छोटी और जो मध्यम आकार का जो धमनी होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण, किसी न किसी कारण से चोट लगे या संक्रमण हो, कुछ भी चीज़ से उस धमनी में जो है पर्दा हो जाता है। पर्दा मतलब समझ रहे हैं कि सूजन हो जाएगा, उसमें दर्द होने लगेगा। तो उसमें होता है कि जैसे ही धमनी में पर्दा होता है तो वहाँ पे एक लेसन जो है बना लेता है। लेसन मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ जम जाता है जो थ्रोम्बस के निर्माण कर देता है, और वह थ्रोम्बस क्या करता है कि वहाँ पे ब्लड को क्या करता है, कम कर देता है, ब्लड प्रवाह को आगे बढ़ने नहीं देता है। जिससे होता यह है कि आप लोग देखते होइएगा कि किसी किसी व्यक्ति को हाथ पैर में जो नस है वह एक जगह पे फूला हुआ रहता है, कहीं कहीं फूला हुआ दिखाई देगा नस सब, तो वह जो है यही बर्गर डिजीज हो सकता है उस व्यक्ति को। समझ गए? चलिए, और कहीं कहीं जो फूला हुआ नस देखते हैं ना, तो उसे वैरिकोना वेन भी कहते हैं, वैरिकोसा वेन भी कहते हैं, ठीक है। वैरिकोसा वेन भी मतलब वेन के सूजन, एक सूजन को हम लोग वैरिकोना वेन भी कहते हैं, ओके। जबकि आर्टरी में होगा तो उसे बर्गर कहते हैं, ठीक है। मिर्गी क्या होता है साथियों? मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब यह एक मानसिक विकार होता है, ठीक है। जैसे एपिलेप्सी इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। मिर्गी जो होता है यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होता है, इसमें असमान डिस्चार्ज होने के कारण बार बार दौरा पड़ता है, और वही मिर्गी होता है। किसी भी व्यक्ति, बच्चा में देखते होइएगा मिर्गी होता है तो उसे कुछ सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए बेहोश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स है उसमें इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्ज होता है वह एबनॉर्मल हो जाता है, असमान हो जाता है। कब कितना डिस्चार्ज होना है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट का सिग्नल, इसको सिग्नल कहिए, कि ब्रेन में कब क्या सिग्नल होना है ये बंद हो जाता है, और इसके बाद जो है दौरा उत्पन्न होता है, जिससे बेहोश हो जाता है बच्चा या किसी को भी अगर मिर्गी आता है तो। समझ गए? तो यही जो है आपका मिर्गी होता है। नॉर्मली क्या होता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में असमानता होने के कारण बार बार दौरा पड़ता है। समझ गए? जैसे आप लोग को पता है कि हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल जो है करंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हार्ट नहीं काम करेगा तो इलेक्ट्रिकल उसका गतिविधि बंद हो जाएगा, यही चीज़ें होता है।
समझ गए। अब यहाँ पे बवासीर क्या होता है समझ लीजिए। मलाशय या गुदा की रक्त वाहिनियों का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बवासीर हेमोरॉइड्स जो है कितने प्रकार के होता है। फिलहाल समझिए कि जो रेक्टम होता है, जो मलाशय होता है आपका, या फिर जो गुदा होता है, उसके आसपास एक रक्त वाहिका होता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक अंग में जो है रक्त वाहिका फैला हुआ है जाल के समान। अब उसमें ब्लड फ्लो होता है। तो ये जो मलाशय वाला जो रक्त वाहिका है, जो मलाशय के आसपास है, वहाँ के जो वाहिका होता है वह किसी न किसी कारण से, चाहे संक्रमण हो या जोर लगा के मल त्यागना, ये सब के कारण जो है वह क्या होता है, रक्त वाहिका फूल जाता है। और फूलने के साथ साथ उसके लंबाई में भी वृद्धि हो जाता है और वहाँ से जो है ब्लड जो है सिक्रेट होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। वही बवासीर कहलाता है। समझ गए। नॉर्मल समझिए कि रक्त वाहिका का फूल जाना, लंबाई में वृद्धि हो जाना, मलाशय के और गुदा के आसपास के रक्त वाहिनियों में, यही बवासीर कहलाता है। ओके, चलिए बता दिए। अब देखिए लंबर पंक्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लंबर पंक्चर क्या होता है साथियों? लंबर पंक्चर एक प्रक्रिया है। लंबर पंक्चर जो आप देखेंगे भी, लंबर पंक्चर एक प्रक्रिया होता है। जिस प्रकार से डायलिसिस एक प्रक्रिया है ना, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार से लंबर पंक्चर भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें जो आप हमारा स्पाइनल होता है ना, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उस स्पाइनल में एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस स्पाइनल में सब आर्केनॉइड स्पेस में, देख लीजिए, सब आर्केनॉइड स्पेस में एक इंजेक्शन जो है लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि स्पाइन में हमारा CSF द्रव भरा हुआ है, ब्रेन में भी भरा हुआ है और स्पाइनल में भी CSF द्रव भरा हुआ है। CSF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। समझ गए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह फ्लूइड भरा हुआ है ब्रेन और स्पाइनल दोनों में। तो ये लंबर पंक्चर स्पाइनल कॉर्ड में किया जाता है। स्पाइनल में जो लंबर क्षेत्र होता है, स्पाइन के जो लंबर क्षेत्र है, वहाँ पर सर्व आर्केनॉइड स्पेस में, लगभग बैकबोन के नीचे और कमर के आसपास ऊपर जो है, इस सब आर्केनॉइड स्पेस में सुई लगाया जाता है और वहाँ से CSF निकाला जाता है स्पाइनल में से। इसका उपयोग जो है या तो जांच के लिए, निदान के लिए, या फिर कोई संक्रमण वगैरह के पता लगाने के लिए, या फिर उपचार के लिए भी किया जाता है इस स्पाइनल फ्लूइड का उपयोग। समझ गए ना। चलिए बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है देख लीजिए। रेटिनल डिटैचमेंट यह आँख का एक गंभीर विकार है जिसमें रेटिना की सेंसरी परत पिगमेंट फिलिथियम से अलग हो जाती है। इसे ही रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट क्या है? आँख का एक बीमारी है जिसमें जो रेटिना का सेंसरी लेयर परत होता है ना, वह पिगमेंट इपिथेलियम से अलग हो जाता है और इसे ही रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। समझ गए ना। चलिए याद रखिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, पता चल जाएगा। ओके, चलिए कैलियोजन क्या होता है? तो आँखों की पलकों के किनारे के पास सूजन आना जो कि मेबियोन ग्लैंड से निकलने वाला स्रावों के अवरोध होने के उत्पन्न होती है, कैलियोजन कहलाते हैं। इसे मेबोमैन सिस्ट भी कहा जाता है। कैलियोजन क्या होता है? तो आँखों की जो पलक होता है उसके किनारे पास में सूजन आना जो कि मेबियोन ग्लैंड से निकलने वाले स्रावों के अवरोध होने से उत्पन्न होता है, उससे कैलियोजन कहते हैं। सीधा कोई पूछेगा कि कैलिजियन क्या होता है? तो कैलिजियन आँख के जो पलक है उसके किनारे जो है, किनारे के पास में जो है सूजन आना, जो मेबियोन ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रेशन होता है उसमें अवरोध होने के कारण यह सूजन जो है पलक के चारों ओर दिखाई देता है और उसी ही कैलिजियन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है एंजाइना पेक्टोरिस। अब 3-4 ऐसे रोग देखेंगे जो हृदय से रिलेटेड है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? इस सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एंजाइना पेक्टोरिस यह एक रोग है, सीधा समझिए, यह एक रोग है जिसमें हृदय की मायोकार्डियम, अब आप लोग को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हृदय के 3 लेयर होते हैं, एक पेरिकार्डियम, एक मायोकार्डियम और एक इंडोकार्डियम। 3 लेयर होता है ना। तो नॉर्मली जो हार्ट के रोग होता है वह ज़्यादातर इस मध्य वाले लेयर में ही होता है, जिसे हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। अब चलिए समझिए, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है यह एक ऐसा रोग है जिसमें हृदय का जो मायोकार्डियम जो होता है ना, मध्य परत, उसको रक्त आपूर्ति कम होने के कारण सीने में कम समय के लिए तीव्र दर्द होता है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है
कि जो हृदय का मध्य परत है मायोकार्डियम, इसके मायोकार्डियम में जो होता है वह रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में हमेशा हर एक ऑर्गेन को ब्लड चाहिए, उसी प्रकार से हृदय को भी खुद अपना ब्लड चाहिए। तो हृदय का जो मध्य परत है मायोकार्डियम, अगर इसमें किसी न किसी कारण से रक्त का पूर्ति अगर कम हो जाता है तो सीने में अचानक से और कम समय के लिए दर्द उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। समझ गए ना, कि कम समय के लिए लेकिन अचानक से उत्पन्न होता है और यही एंजाइना होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, जो कहाँ होता है, मायोकार्डियम में होता है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हार्ट का ही एक प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, MI, इसको हम लोग शॉर्ट में MI कहते हैं। यह एक हृदय का रोग है जो मायोकार्डियल इन्फारक्शन पूरा नाम है। ओके, देख लीजिए, हृदय की पेशियाँ अर्थात मायोकार्डियम को लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से प्राप्त रक्तापूर्ति न होने पर यह पेशियाँ नष्ट होने लगती है। इसे ही मायोकार्डियल इन्फारक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। किसी को हार्ट अटैक कब आता है, तो हार्ट अटैक जब आता है जब हृदय के ब्लड नहीं मिल पाता। हृदय का जो पेशी है ना, ये मायोकार्डियम वाला मध्य वाला, इस पेशी को रक्त पूर्ति जो है लंबे समय तक नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है यह पेशियाँ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं कि जिस भी भाग में ब्लड नहीं मिलेगा मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी होगा, और ऑक्सीजन का कमी होगा तो वहाँ का ऊतक नष्ट होने लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है। चूँकि हृदय बना हुआ है एकदम मसल्स का, ठीक है, एकदम मसल्स का बना हुआ है, उसमें 3 लेयर है। इसमें बिचला लेयर जो मायोकार्डियम है बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायोकार्डियम में अगर लंबे समय तक कोरोनरी आर्टरी से, धमनी से, जो कि शुद्ध ब्लड यहाँ पे रहता है, अगर यहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाता है लंबे समय से, तो क्या होता है, इस मायोकार्डियम का मसल्स पेशी नष्ट होने लगता है, और नष्ट होता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, या इसी को मायोकार्डियल इन्फारक्शन भी कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है, CCF इसको कहते हैं, या इसी को CHF भी कहते हैं, CCF भी कहते हैं। इसका कई गो नाम है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर CCF देख लीजिए, यह एक असमान स्थिति है। यह एक क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त पूर्ति नहीं कर पाता है। अभी तक जो आप एंजाइना देखे हैं जो, या फिर जो मायोकार्डियल देखे हैं, इस दोनों में क्या था कि हृदय के मायोकार्डियम को रक्त पूर्ति में कम होना या नहीं होना, इसमें हृदय को ब्लड नहीं मिल रहा था। लेकिन कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर में ये होता है कि इसमें जो है हृदय जो है यह ब्लड शरीर को देने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, मतलब हृदय जो ब्लड पंप करने में जो है ब्लड शरीर को असमर्थ हो जाता है, और यही जो है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है। तो यही चीज़ें है कि यह एक असमान स्थिति होता है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त पूर्ति नहीं कर पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसमें हृदय ब्लड जो है शरीर को, हृदय जो है बॉडी को पूर्ति नहीं कर पाता है, यानी पंप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह CCF या CHF होता है। ठीक है, चलिए समझ गए दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया, लगभग बहुत सारे हम लोग आज 15-20 देखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन देखे हैं, बहुत चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हुआ होगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए कि क्या सुधार करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।